अस्सलाम वालेकुम जी। जनवरी की एक सर्द शाम है और मैं एक बहुत उदास, बहुत दिलगुदाज और हसास नावल के बारे में आज बात करना चाह रहा हूँ, जो कि द म्यूजियम ऑफ इनोसेंस है। 2008 में उरहान पामुक ने यह नावल लिखा। उरहान पामुक एक तुर्क मुसन्निफ हैं, नोबेल प्राइज जीत चुके हैं, बहुत मारूफ हैं। अच्छा, अब द म्यूजियम ऑफ इनोसेंस एक मंजरनामा तो है ही और एक मोहब्बत की कहानी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इट्स अ क्रॉनिकल ऑफ इस्तांबुल। और इस्तांबुल 70 और 80 की दिहाई का ये उसका बयानिया है, उसकी अक्कासी है कि उसकी सकाफत क्या थी, उसका फन तामीर क्या था, वहाँ की सियासत क्या थी। किसी भी बड़े नावल की तरह ये पूरे अहद की अक्कासी करता है। ऑल्दो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा नावल हमेशा ऐसा करे, लेकिन बहुत से बड़े नावल बहरहाल ऐसा करते हैं। तुर्की में भी फौज और सिविलियन कशमकश बहुत पुरानी है, उसका भी इसमें बयानिया है। मगरबी और मशरकी रिवायात का आपस में जो तसादुम है उसका भी जिक्र है। जो बदअमनी थी और लेफ्ट और राइट का जो तसादुम था, जो दहशतगर्दी थी, उसका भी जिक्र है। बॉस्फोरस और इस्तांबुल शहर के कदीम फन तामीर की बड़ी खूबसूरत मंजरकशी है। सो एक पूरे अहद की अक्कासी है जो कि आपको यहाँ नजर आती है। और उस अहद में से कमाल बे कुछ इस तरह से गुजरता है जैसे नींद में चल रहा हो, चूंकि वो मोहब्बत के समुद्र में कुछ ऐसा गलता है कि उसे कुछ सुझाई नहीं देता। लेकिन हम उरहान पामुक की वजह से और कमाल बे की दिन रात की जो भी कारगुजारियां हैं उनकी वजह से बहुत कुछ देख लेते हैं और बहुत कुछ समझ लेते हैं। उरहान पामुक खुद भी इस किताब में नमूदार होते हैं 2-3 दफा। एक बड़ी दिलचस्प बात है चूंकि, और ये भी आप कह सकते हैं कि कमाल बे के किरदार में भी उरहान पामुक का अक्स शामिल है। कोई भी लिखारी अगर आप उससे पूछेंगे तो उसकी अपनी जिंदगी, अपने जिंदगी के किरदार, उसके अफसानवी किरदारों में किसी ना किसी तरह से हमेशा आते हैं। लेकिन ये समझना कि वो उसकी अपनी कहानी है, ये एक गलती है। अच्छा, अब कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ इस अजायब घर के बारे में, और वो ये है कि इस अजायब घर का और किताब का एक बड़ा दिलचस्प आपस में ताल्लुक है। किताब में 83 चैप्टर हैं और उतने ही अलमारियां और कोने और हिस्से और शो केसेस जो हैं वो आपको म्यूजियम में नजर आते हैं, जो कि मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ अशिया, आर्टिफैक्ट्स, पिक्चर्स आपको दिखाते हैं, जो बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि वो कदीम हैं और वो एक बिल्कुल दूसरे अहद और एक जमाने की अक्कासी करती हैं। और उनका गहरा ताना बाना है इस किताब से, चूंकि हर अलमारी का ताल्लुक किसी एक खास चैप्टर से है और उस चैप्टर में जो चीजें नमूदार होती हैं वो आपको वहां नजर आती हैं। अगर आपने किताब नहीं पढ़ी तब भी वो बहुत दिलचस्प है, चूंकि उनकी बहरहाल एक एंटीक वैल्यू है, वो गमाजी करती हैं एक जमाने की। अगर आपने किताब पढ़ी है तो फिर तो आपका लुत्फ दुबाला हो जाता है, बिकॉज आपको कहानी के बहुत से अहम लम्हे, उसके बहुत से अहम वाकयात और बहुत सी वो कैफियत जो आपके दिल में पैदा हुई, उसको पढ़ते हुए वो फिर से ताज़ा हो जाती है। सो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप इस किताब में दिलचस्पी रखते हैं और कभी आपको मौका मिले वहाँ जाने का, तो आप किताब पढ़ के जाए। उरहान पामुक की बड़ी दिलचस्प थ्योरी है अशिया के बारे में, और उनका कहना है कि हाल और माजी का जो आपस में रिश्ता है वो अशिया की वजह से बनता है। और ये कि हर शय एक कहानी बयान करती है और हर याद हमें जिंदगी का कोई भूला बिसरा दिन या कोई ऐसा लम्हा दोबारा से जिंदा कर देती है जिसको हम बिल्कुल भुला बैठे हैं, और उस तरह से वो जिंदगी एक फिल्म की तरह हमारे सामने चलना शुरू हो जाती है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, उनका ख्याल है अशिया की इससे ज्यादा भी अहमियत है। एक बड़ा खूबसूरत जुमला है, द पास्ट इज प्रिजर्व्ड इन ऑब्जेक्ट्स लाइक सोल्स इन अर्दन बॉडीज। सो द पास्ट इज प्रिजर्व्ड इन ऑब्जेक्ट्स लाइक सोल्स इन अर्दन बॉडीज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बार बार उसका तज़किरा आता है। और इस चीज का भी तज़किरा आता है कि ये म्यूजियम उन्होंने क्यों बनाया और इस म्यूजियम को बनाने में कितनी उनकी रिसर्च लगी। चूंकि कहानी में ये बयान किया जाता है कि कमाल बे उरहान पामुक से राब्ता करते हैं कि मेरी मोहब्बत की और नाकाम मोहब्बत की जो कहानी है तुम बयान करो। अब ये बड़ी एक दिलचस्प चीज है कि जैसे जैसे उरहान पामुक ये किताब लिख रहे थे और उसके बाद उन्होंने म्यूजियम बनाना शुरू किया, तो उन दोनों चीजों का आपस में क्या ताल्लुक है। चूंकि म्यूजियम खुला तो 2012 में, लेकिन उसके लिए जो चीजों की तलाश थी वो कई बरसों से जारी थी। किस तरह से म्यूजियम की तश्कील ने किताब की तश्कील में रोल प्ले किया, किस तरह किताब ने म्यूजियम की शक्ल ढाली, ये बड़ी दिलचस्प बात है। और ये भी दिलचस्प बात है कि फिर उरहान पामुक की अपनी जिंदगी का ताना बाना कमाल बे की जिंदगी से और इन तमाम चीजों से कैसे मिलता है। अपने कुछ इंटरव्यूज में उन्होंने ये बात अपने तख्लीकी अमल पे और इन दोनों चीजों का आपस में जो ताल्लुक है उस पर बड़ी दिलचस्प बात की है। अच्छा, अंदाजे बयां वैसे तो इस कहानी का बहुत सादा है, बल्कि एक लिहाज से रिपेटिटिव है, जो जरूरी है चूंकि हम एक ऑब्सेसिव लव की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी में अब चूंकि इश्क के लिए कोई और इस्तेलाह है नहीं, तो उस ऑब्सेसिव लव को कैप्चर करने के लिए जिस तरह से वो बयान करते हैं उसकी रूटीन और बार बार उसका फसून के घर जाना और उसके वालिदैन से मिलना और मुख्तलिफ चीजें करना और उससे वाबस्ता चीजें इकट्ठी करना और छुपा के उनको देखना,
तो वो ज़रूरी था इस कहानी के लिए, और वो तासुर बिल्कुल उसके अंदर पैदा होता है कि किस तरह से वो मोहब्बत की दलदल में घुसता चला जा रहा है। लेकिन साथ साथ बहुत जगह पे, वक्त पे, ज़िंदगी पे, मोहब्बत पे, ज़िंदगी की वक़्त पे, इन चीज़ों के ऊपर जो मुशाहिदात हैं कमाल बे के और उरहान पामूक के डायरेक्टली एक ओवरआर्चिंग नैरेटिव में, वो बहुत दिलचस्प हैं। कमाल बेचारे पे रश्क भी आता है और तरस भी आता है। रश्क इसलिए कि जो इस तरह की गहरी और हकीकी मोहब्बत का मजा चख लेता है तो वो क्या कमाल जावेदानी किस्म की कैफियत होगी, और उसके ऊपर तरस इसलिए आता है कि उस मोहब्बत में और उस मोहब्बत में मुब्तला होने के बाद उस पे जो गुजर रही है वो वाकई बहुत दर्दनाक है। अब इसमें बहुत से पैसेजेस हैं जो कि पढ़े जा सकते हैं, लेकिन एक पैसेज जो मैं पढ़ना चाहूँगा वो इसलिए दिलचस्प है कि इसमें मशरकियत जो इस्तांबुल की है वो भी आ जाती है कि वहाँ पे क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। इसका ताल्लुक एक अलमारी से और एक डिस्प्ले से भी है म्यूजियम में, चूँकि उसके अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से ख़वातीन के बहुत से चेहरे हैं और वो किस तरह से लोगों को नज़र जो है उससे मोहब्बत का इजहार कैसे होता है, कैसे माशरे में जहाँ बात नहीं कर सकते। सो थोड़ा सा मैं इससे पढ़ूंगा। In the old days, even in Beoglo, regardless of whether her head was covered or not, a woman walking in the streets of Istanbul or wandering in its shops or markets would not merely avoid the direct gaze of a man, she could hardly be seen casting her eyes in a man's direction. On the other hand, apart from the majority, who still lived by arranged marriages, I was young enough to know plenty of couples who, having caught each other's eye, had proceeded to become acquainted and eventually got married. In the beginning, we communicated with our eyes, they'd invariably say. And even my mother insisted that before their marriage had been arranged, she and my father had first seen each other from afar at a ball attended by Ataturk, and that having warmed to each other, they came to an understanding not by talking, but by looking. Though my father never contradicted her account, he once confided that while they had indeed both attended a ball with Ataturk, he sadly had no recollection of the 16-year-old in her fashionable dress and white gloves. It was perhaps because of having spent part of my youth in America that it took me so long to understand what it meant for the sexes to come eye to eye in a world like ours, where tradition dictated that a woman should never meet or come to know a man outside her family circle. It wasn't until my 30s when I'd met Fisun. But when I discovered this reality, I knew the worth of what I'd come to understand and how deep these currents were. The look Fisun gave me was the look women gave in the old Persian miniatures, and now to be observed in the love scenes and photoramas of the day. When I was sitting across from her at the table, my attention was not on the television but on reading the looks that beauty cast in my direction. Perhaps because she discovered how much pleasure I derived from the exchange and wanted to punish me. But whatever the reason, after a time, whenever our eyes met, Fisun's eyes would dart away, as if she were some shy young girl. कहानियों के जो यहाँ पे जो इस किताब के जो चैप्टर्स के टाइटल हैं वो मुझे बड़े दिलचस्प लगे, बिकॉज वो बजाते खुद उनमें एक शायरी है, जैसे एन एनाटॉमिकल चार्ट ऑफ लव पेन्स, जो कि दर्द दिल का एक नक्शा है। एक और चैप्टर है जिसमें उन्होंने बाकायदा कमाल बे ने उन मोहल्लों और उन गलियों का एक मैप बनाया जिन्हें जाके उन्हें सबसे ज्यादा एहसास या दुख होता है। फिर एक चैप्टर है जिसका नाम है द कंसोलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी अशिया जिनसे दर्द की तलाफी होती है। द स्ट्रीट्स दैट रिमाइंडेड मी ऑफ हर, वो गलियां जिससे उसकी यादें वाबस्ता थी। द शैडोज एंड गोस्ट्स आई मिस्टुक फॉर फिसुन, वो साए वो आसेब जिनको मैं फिसुन समझा। हैप्पीनेस मीन्स बीइंग क्लोज टू द वन यू लव, दैट्स ऑल, ये भी एक चैप्टर का नाम है। और एक लिहाज से ख्याल आता है कि क्या इस तमाम कहानी का हासिल शायद यही है। एक आखिरी पैरा जो मैं पढ़ना चाहूंगा जो इसी बात को फिर से बयान करता है। For me, happiness is in reliving those unforgettable moments. If we can learn to stop thinking of our lives as a line corresponding to Aristotle's time, treasuring our time instead for its deepest moments, each in turn, then waiting 8 years at your beloved's dinner table no longer seems such a strange and laughable obsession, but rather, as I would discover much later, assumes the reality of 1,593 happy nights at Fisun's dinner table.
Today, I remember each and every evening I went to supper in Kukurchuma, even the most difficult, most hopeless, most humiliating evenings, as happiness. बहुत शुक्रिया.